यह बात सुनिश्चित है कि जीवन में भाग्य प्रथम आवश्यकता है। आप कर्म की बात करते हैं, अच्छी बात है, कर्म करना भी आवश्यक है, लेकिन यदि व्यक्ति का भाग्य उसका साथ ना दे तो उसके किए हुए कर्मों का भी फल प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। आप मेहनती लोगों को देखते हैं, आप मजदूरों को देखते हैं, आप अन्य इस प्रकार के कार्य करने वालों को देखते हैं जो मेहनत का कार्य करते हैं, और वो सारी जिंदगी से मेहनत का कार्य कर रहे हैं, कर्म करने में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दिशा उन्हें तभी प्राप्त होगी जब भाग्य उन्हें दिशा देगा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, हम लोग नवम भाव को पढ़ रहे थे और नवम भाव को पढ़ते पढ़ते उसकी लंबाई अधिक हो जाने की वजह से, यानी पाठ बहुत लंबा हो गया, इस वजह से हमें उसे दो भागों में विभक्त करना पड़ा। पहला भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, जहां हमने नवम भाव के कारकत्वों को समझा, और जो भाग छूट गया है, यानी कि कुछ कारकत्वों की बात करें और कुछ भावक भावम के नियम के अनुसार बात करें और अन्य भावों से जो नवम भाव के संबंध हैं उनकी बात करें, तो वह सब अभी छूट गए हैं जो हम आपके समक्ष इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है और उससे पहले के भी जो वीडियो हमारे इस श्रृंखला में है वह भी नहीं देखे हैं, तो आप आई बटन में जाकर वहां देख सकते हैं। अनुरोध है कि क्रम से देखें ताकि आपकी क्रमबद्धता बनी रहे और आपको लाभ प्राप्त हो। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो नवम भाव के जो बाकी कारकत्व हैं और भावक भावम का नियम है वह हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्षण में सटीकता उत्पन्न होने लगेगी। अगर हम पूरा एक विश्लेषण करके देखें तो दरअसल नवम भाव से हमारे पूर्वार्जित जो कर्म होते हैं उनके शुभ फलों की प्राप्ति की बात नवम भाव से होती है। पंचम का पंचम, हम पुनः वही बात दोहराएंगे, पंचम का पंचम यानी कि यह हमारे पूर्व जन्म का भाव है, और पंचम का पंचम यानी पूर्व जन्म की बात करेंगे तो हम उसका कर्मों की यहां बात करेंगे। तो पूर्व जन्म के जो हमारे शुभ फल हैं वह नवम भाव हमें उनके फल प्रदान करता है। तो यहां से पूर्व जन्म के फलों की बात होगी तो व्यक्ति को भाग्यशाली भी माना जाएगा। बस होना इतना चाहिए कि नवम भाव पीड़ित ना हो, नवमेश पीड़ित ना हो और नवम भाव का जो कारक है वह पीड़ित ना हो। किसी भी प्रकार की पीड़ा की अवस्था में भाग्य में कमजोरी होती है। भाग्य कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति के बहुत से कार्यों में रुकावटें आएंगी, व्यवधान आएंगी। और अगर हम कुंडली की बात करें तो इस कुंडली के जो आकृति है इसके अंदर यह त्रिकोण भाव है, और त्रिकोण भाव में भी यह सबसे शक्तिशाली भाव कहलाता है। इसे त्रिकोण कहा जाता है और यह सबसे शक्तिशाली होता है, यानी कि सबसे शक्तिशाली भाव त्रिकोण भाव, उसके बाद केंद्र भाव होते हैं, तत्पश्चात हम अन्य भावों को भी क्रमशः देखते हैं। यह सबसे शक्तिशाली भाव है तो हम भाग्य की बात प्राथमिक तौर पे कर सकते हैं, भाग्य के महत्व को समझ सकते हैं। यानी भाग्य शक्तिशाली है और यदि भाग्य साथ देगा तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। अब इस भाव का अन्य भावों से जो संबंध बनता है उसे यहां हम एक दृष्टया समझते हैं और साथ ही साथ अन्य भावों से इस भाव का किस प्रकार का संबंध बनता है वह देख लेते हैं। तो जब हम संबंध की बात करते हैं तो लग्न और नवम यदि आपस में संबंधित हो जाते हैं किसी कुंडली में तो वहां हम व्यक्ति के भाग्यशाली होने की बात करते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के जो मनचाहे कार्य हैं उनके अंदर कुछ रुकावटें होती हैं लेकिन अधिकतर कार्य उसके बनते हैं।
तो यहां से हम व्यक्ति के भाग्यशाली होने की बात करते हैं, क्योंकि तन भाव का भाग्य भाव से संबंध अति उत्तम की श्रेणी में आता है। और यदि हम धन भाव की बात करें, द्वितीय भाव की, तो धन भाव से संबंध भी धनी योग होता है। और धनी योग होने का मतलब है कि धन प्राप्त होगा और धर्म के कार्यों में व्यक्ति का धन लगता है। व्यक्ति अपने धन को धर्म के कार्यों में लगाने वाला होता है। और यहां से हम जब कुटुंब की बात करते हैं तो कुटुंब का यह अष्टम भाव है। तो कुटुंब जनों की हम परेशानियों की यहां से बात समझ सकते हैं और कुटुंब को क्या क्या हानियां हो सकती हैं वह हम यहां से समझ सकते हैं। तृतीय भाव से संबंध की बात करें तो तृतीय भाव से संबंध इसका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यदि भाग्येश तृतीय में चला गया तो अब उसकी पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, यानी अपने भाव को दृष्टि देके वह उसको बलि बनाएगा तो भाग्य उत्तम होगा। और यदि तृतीयेश भाग्य भाव में आ जाता है, हाँ यह अशुभ ग्रह है, तो यहां भाग्य की थोड़ी बहुत हानि होगी लेकिन पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पराक्रम का स्वामी अपने भाव को पूर्ण दृष्टि देता है। तो यहां इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। और फिर यहां से छोटे भाई बहनों की बात होती है, तो छोटे भाई बहनों का यह सप्तम भाव है। तो छोटे भाई बहनों के वैवाहिक जीवन की बात यहां से की जा सकती है, उनकी साझेदारी किस प्रकार की होगी उसकी बात यहां से समझी जा सकती है। तत्पश्चात हम चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव से यदि नवम भाव का संबंध बनता है तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, विदेश की यात्राएं करने वाला हो सकता है, विदेश में बसने वाला हो सकता है। और यदि हम यहां से माता की बात करें तो माता का यह छठा भाव है, तो माता के रोग रिपु ऋण की बात यहां से हो सकती है। माता के शत्रुओं को हम यहां से समझ सकते हैं, माता के रोगों को हम यहां से समझ सकते हैं। तत्पश्चात हम पंचम भाव की बात करते हैं। तो पंचम भाव का यह पंचम है। सबसे पहले तो हम इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं, तो पंचम का पंचम है, तो यहां से संतान की रुचियों अभिरुचियों की बात होगी, उसके गीत संगीत में जो रुचियां हैं उनकी बात होगी, उनको हम समझ सकते हैं। तत्पश्चात यहां से हम, चूंकि यह संतान का पंचम भाव होने के साथ साथ पंचम का पंचम यानी त्रिकोण का त्रिकोण है, तो यहां से हम प्रेम की बातों को भी समझ सकते हैं। और यह पंचम नवम का संबंध बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कि यहां कोई त्रुटि है ही नहीं। अब व्यक्ति भाग्यशाली होता ही चला जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल यहां प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों का संबंध आपस में व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव से इसका संबंध भाग्य में हानि देता है, क्योंकि हम 6, 8, 12 की बात जब भी करेंगे तब हम हानि की बात करेंगे। और जब हम यहां से मामा मौसी की बात करते हैं, छोटे मामा मौसी की बात करते हैं, तो उनके लिए सुख भाव है, तो उनके सुखों की यहां से बात कर सकते हैं, उनको किस प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। तत्पश्चात आता है जाया भाव, कलत्र भाव, सप्तम भाव, पार्टनर का भाव। तो यहां से हम पार्टनर के भाव से अगर इसके संबंध की बात करें, इस जाया भाव से संबंध की बात करें, तो आप प्रेम की बात समझ सकते हैं। प्रेम के अलावा आप जो अनजान व्यक्ति से, अजनबी व्यक्तियों से जो मेलजोल है उसे भी यहां से समझ सकते हैं। और यही नहीं, किसी अजनबी से जो विवाह हो जाता है, किसी अजनबी से जो प्रगाढ़ संबंध बन जाते हैं ना जानते हुए भी, वह भी हम नवम भाव और सप्तम भाव के संबंध से समझते हैं। पत्नी का यह तृतीय भाव है, तो यहां से उसके छोटे भाई बहनों की बात तो होगी, साथ ही साथ उसकी यात्राओं की बात भी यहां से होगी, क्योंकि हमारे तृतीय से छोटी यात्राओं की बात होती है, तो उसके तृतीय से यहां उसकी छोटी यात्राओं की बात होगी। लेकिन यह जलीय यात्राओं का भी सूचक है, तो यहां से हम जलीय यात्राओं की, पार्टनर की जलीय यात्राओं की, पति या पत्नी के जलीय यात्राओं की, लंबी यात्राओं की बात भी कुछ मायनों में समझ सकते हैं। अष्टम का यह द्वितीय भाव है, तो अष्टमेश का और नवमेश का या अष्टम और नवम का संबंध भाग्य को हानि देगा। 6, 8, 12 भाग्य को हानि। लेकिन यदि अष्टम की बात करें तो अष्टम की वृद्धि, यानी अष्टम को उसका फल अच्छा प्राप्त होगा। तो अष्टम आयु है, तो जातक की आयु में वृद्धि होगी, आयु अच्छी कह सकते हैं आप। हाँ, भाग्य में हानि होगी, उससे आप बच नहीं सकते, भाग्य की हानि कहेंगे, लेकिन आयु में वृद्धि कहलाएगी।
हमने पिता की बात की, नवम भाव पिता का है। तत्पश्चात हम दशम भाव की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की, दशम से यदि इसका संबंध बनता है तो व्यक्ति को विदेश में सफलताएं प्राप्त होती हैं, और इन दोनों का आपस में संबंध धर्म कर्माधिपति योग भी तैयार करता है। व्यक्ति का धर्म में रुझान, कर्म और धर्म का आपस में संबंध, भाग्येश और कर्म का आपस में संबंध, इन सब चीजों से भी आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जातक इस भाव की यदि युति बनती है, संबंध बनता है, परिवर्तन बनता है कि जो स्वामी है वह कहीं और बैठ के अन्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हो, तो इस प्रकार के संबंधों को भी हम उस श्रेणी में लेंगे। यदि दृष्टि बनती है तब भी हम इस संबंध को बहुत अच्छा कहेंगे। जातक के जीवन में कम से कम कर्म के क्षेत्र में वह कुछ कर गुजरने का वाला होगा। तत्पश्चात हम 11वें भाव की बात करते हैं। लाभ भाव है, आय भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है। यदि भाग्य का संबंध लाभ से हो जाए, जाहिर सी बात है कि जीवन में आय समाप्त नहीं होगी, आय होती रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी। व्यक्ति के जीवन में भाग्य हमेशा साथ देगा, कम से कम धन के मामले में, आय के मामले में सदैव साथ देगा। और यदि हम बड़े भाई बहनों की बात करें तो उनके लिए यह 11वां भाव है, यानी उनके लाभ की बात करते हैं। तो यह लाभ और लाभ की बात हो रही है। तो बड़े भाई बहनों के लाभ की बात समझ सकते हैं यहां से हम। और फिर यह इच्छाओं का भाव है, और यदि भाग्येश इच्छाओं के भाग में चला जाता है तो व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ जाएंगी। इच्छाएं बढ़ेंगी तो इच्छाएं पूरी भी होंगी। तत्पश्चात हम 12वें भाव की बात कर लेते हैं। नवम और 12वें का संबंध विदेश यात्रा, 100% विदेश यात्रा के संकेत देता है। और इसमें यदि चतुर्थ भाव का, जैसे हमने पूर्व में बात की, चतुर्थ भाव का समावेश हो जाए तो व्यक्ति का विदेश में निवास होता है। सप्तम भाव का समावेश हो जाए तब भी हम इन सब बातों को देख सकते हैं, व्यक्ति के व्यापार की बात कर सकते हैं। तो जिस भाव का संबंध विदेशों से बन जाए हम उसी भाव से संबंधित उसकी यात्रा को कह सकते हैं। यानी यदि शिक्षा के भाव का संबंध बन जाए तो शिक्षा के लिए, यदि सप्तम भाव का संबंध बन जाए तो पति या पत्नी की बात कर सकते हैं। पति या पत्नी विदेश में जाके रह सकते हैं, पति पत्नी आपके विदेशी हो सकते हैं, तो यह सब बातें समझ सकते हैं। फिर हम पति पत्नी के अलावा यहाँ से हम व्यापार की बात करते हैं तो आपका विदेशों में व्यापार हो सकता है। तो यह सब बातें भी हम समझ सकते हैं। तो यह नवम भाव के सम्मिलित फलादेश इस प्रकार से हम दे सकते हैं। और नवम भाव से हम जीवन की बहुत सी बातों को समझते हैं। जब हम कुंडली लगाकर देखना प्रारंभ करेंगे तब हम नवम भाव के और भी कई कारकत्वों को शनै शनै समझते चले जाएंगे, क्योंकि हर जातक की अपनी समस्या होती है, हर जातक का अपना प्रश्न होता है। और जब हम उस प्रश्न से संबंधित बात को ढूंढने निकलते हैं तो एक भाव कई प्रश्नों का उत्तर देता है। तो जब हम उस प्रश्न से संबंधित बात को लेकर आएंगे तब हम समझेंगे कि नवम भाव से यह भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार संबंध भी देखे जाते हैं और कई योग ऐसे होते हैं जो नवम भाव से बनते हैं। तो यह हमारा नवम भाव का संपूर्ण विश्लेषण हमने किया। यदि आपको यह उपयोगी लगे तो हमेशा की तरह कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपको कहीं कोई संशय है, कोई विषय में आपको परेशानी दिखाई दे रही है और आप अपना प्रश्न हमारे समक्ष रखना चाहते हैं, तो ज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न आप हमारे समक्ष संपर्क के किसी भी माध्यम से रख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। और जब आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे तो उसके लिए हमारी एक निर्धारित फी है, वह आप देकर अपनी कुंडली विश्लेषित करवा सकते हैं। ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए हम आपसे किसी भी प्रकार के शुल्क की बात नहीं करते हैं। बस आप वीडियो देखते जाइए, अपने प्रश्न हमारे समक्ष रखते जाइए और उत्तर लेते जाइए। अब इसके बाद हम अगला जो पाठ प्रारंभ करेंगे वह प्रारंभ करेंगे नक्षत्र का। हम उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को अगले पाठ में लेके आएंगे। जो हमारी पाठ संख्या 78 होगी उसके अंदर हम आपको उत्तराषाढ़ा का प्रथम वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम नक्षत्र से जुड़े हुए पहलुओं से नक्षत्र को विश्लेषित करेंगे और तत्पश्चात हम उसके द्वितीय और तृतीय वीडियो को क्रमशः प्रस्तुत करेंगे।
तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्